जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। जी हां, जानने का हक देश का ऐसा अकेला टेलीविजन कार्यक्रम जो लगातार बार बार आरटीआई कानून की बात करता है, सूचना के अधिकार के कानून की बात करता है, आपके हक की बात करता है, एक पारदर्शी और एक साफ सुथरे प्रशासन की बात करता है। और आरटीआई कानून यानी सूचना का अधिकार कानून वो कानून है जिसने एक आम आदमी को इस देश में ताकत दी है। ये वो कानून है जिसको 9 साल पूरे हो गए। आज हम अपने इस कार्यक्रम में हम खास तौर से बात करेंगे इस 9 साल के सफर की कि ये 9 साल का सफर आरटीआई कानून का दरअसल कैसा रहा। इसके अलावा हम बात करेंगे मद्रास हाईकोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसको लेकर देश में बहुत बड़ी एक बहस चली और सवाल इस फैसले के साथ हम ये जोड़ना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 9 साल के बाद भी, इस कानून का आने के 9 साल के बाद भी जो मूल सवाल हैं उन पर, आरटीआई से कानून से जुड़े जो मूल सवाल हैं उन पर आज भी बहस करनी पड़ती है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज 3 मेहमान मौजूद हैं। परिचय कराऊं एक एक करके। हमारे साथ अंजलि भारद्वाज हैं। अंजलि भारद्वाज देश की जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ एमएम अंसारी साहब हैं। एमएम अंसारी साहब देश के पूर्व सूचना आयुक्त रह चुके हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके हैं। और हमारे साथ आर.के. जैन साहब है। आर.के. जैन साहब आरटीआई को लेकर लगातार काम करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि मैं तीनों लोगों से इस मसले पर बातचीत करूं, एक छोटी सी रिपोर्ट है कि इस 9 सालों में देश में दरअसल आरटीआई कानून आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है, उससे जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। 12 अक्टूबर 2014 को सूचना के अधिकार कानून को लागू हुए 9 साल पूरे हो जाएंगे। इन 9 सालों में आरटीआई कानून का सफर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। हालांकि जिस मकसद से इस कानून की कल्पना की गई थी उस ओर सफलता के नए नए कीर्तिमान आरटीआई कानून ने स्थापित किए। लेकिन भ्रष्ट अधिकारी हों, नेता हों या माफिया, पग पग पर घोड़ा बनकर सामने आए। हालांकि उनका चेहरा भी बेनकाब हुआ। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही हुई। आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ का घोटाला। ऐसे देश भर में कई घोटालों का पर्दाफाश आरटीआई से हुआ। इसके साथ साथ ही आम आदमी को इस कानून ने ताकत दी। राशन, पेंशन, विकास के मुद्दों पर भी आरटीआई कानून ने धारदार प्रहार किए और लोगों की मदद की। हालांकि इसका खामियाजा भी आरटीआई एक्टिविस्टों को भुगतना पड़ा है। देश भर में लगभग 40 से 45 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं। आरटीआई कानून के प्रचार प्रसार का मामला हो, धारा 4 का मामला हो या फिर कानून को सख्ती से लागू करने का, सरकारी मंशा पर देश भर के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने शक जाहिर किया है। यही नहीं, कई राज्यों में सूचना आयुक्त ही नहीं है और कई राज्यों में मनमानी का यह हाल है कि सूचना के लिए सालों इंतजार करना पड़ सकता है। हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश राज्य में सूचना के लिए आपको 60 साल का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और पश्चिम बंगाल में 17 साल बाद आपको सूचना मिलेगी। राजस्थान 3 साल, असम 2 साल, केरल भी 2 साल। देश के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ऐसा ही हालत लगभग सभी राज्यों का है। केंद्रीय सूचना आयोग में भी पेंडेंसी लगभग साल भर की है। आयोग में अभी लगभग 25,000 केस पेंडिंग है। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में रहता है। उस पर यह भी सवाल उठता रहा है कि आखिर केंद्रीय सूचना आयोग में जो कमिश्नर्स नियुक्त किए जाते हैं वो अधिकांशतः नौकरशाही क्यों होते हैं। दूसरी तरफ अभी 10वीं आरटीआई कानून की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन जो केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा, सीआईसी द्वारा जो 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाता था हर साल, वो शायद इस साल न हो। कारण ये बताया जा रहा है कि सीआईसी में मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त नहीं है। दिल्ली से कैमरामैन वंशी डोगरा के साथ विनोद कुमार चौधरी,
डीडी न्यूज़। तो ये हमारी रिपोर्ट थी आरटीआई कानून के 9 साल। अंजलि जी, इस 9 साल में बहुत कुछ हुआ, आप लोग तो इस पर कानून पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा हटके आपसे पूछता हूं, अगर आरटीआई कानून ना होता तो ये क्या होता इस देश में? आज क्या वास्तव में बदलाव दिखता है? देखिए, वैसे तो इस देश में बहुत सारे कानून हैं, बहुत अच्छे कानून भी हैं, पर अगर हम सूचना के अधिकार कानून की बात करें तो सबसे मुख्य मेरे ख्याल से बात यह है कि इस कानून की मांग भी लोगों से ही शुरू हुई और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल और रक्षण भी लोग ही कर रहे हैं। और इसका कारण मूल ये है कि लोग समझ रहे हैं कि सूचना और उनके मौलिक अधिकारों के बीच में क्या संबंध है। पूरे विश्व में भी अगर हम देखें, जो सूचना का अधिकार कानून हमारे देश में है वो सबसे अच्छे कानूनों में माना जाता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कानून पूरे विश्व में शायद भारत में हो रहा है इसका इस्तेमाल। मुझे लगता है कि अगर ये कानून नहीं होता तो जिस लोकतंत्र पे हम लोग आज इतना गर्व महसूस करते हैं वो बहुत हद तक हमारे को जो सारी चीज़ें, जो पूरा एक माहौल एक लोकतंत्र में होना चाहिए वो इस तरीके से नहीं होता। हाँ। बहुत लोगों का सशक्तिकरण हुआ है, लोग आज पूरी जो सत्ता है, गवर्नेंस है, उसके अंदर आवाज़ उठा पा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, जो कि किसी भी लोकतंत्र का असली मूल है। एमएम अंसारी साहब, बहुत से लोग अभी भी ये कहते हैं कि 40 लाख लोगों में ठीक है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्टिविस्ट आरटीआई लगा रहे हैं, लोगों की शिकायत है। दूसरी बात यह कि जो गरीब मजलूम लोग लगा रहे हैं वो ऐसे लोग जो कि जिनको अंजलि जी जैसे एक्टिविस्ट जो हैं वो उनका हक दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। आम लोगों का कानून क्या ये बन पाया है अब तक? पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस और आल्सो लैक ऑफ लिटरेसी की वजह से जाहिर है कि वो लोग खुद डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं डाल रहे हैं और वो इस तरह की संस्थाओं का जो फ़ायदा उठा रहे हैं जैसे एनजीओज़ वगैरह हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबको मालूम है कि ये सूचना का एक अधिकार है। उस अधिकार को अगर वो खुद नहीं इस्तेमाल कर सकते तो किसी न किसी अपने जानने वाले, अपने उनके जो वेलविशर्स हैं या एनजीओज़ हैं, और गांव-गांव तक इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो वो खुद भले ही ना एप्लीकेशन डाल रहे हो लेकिन किसी और से वो सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की या हमें इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि हर शख्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है। यानी 40 लाख 1 करोड़ यानी 125 करोड़ की आबादी में शायद बहुत छोटा सा फिगर लग रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे एनजीओ जो हैं इसमें काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी मदद कर रहे हैं और तमाम सूचनाएं ले रहे हैं। आर.के. जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस देश में आज ये बहस चल रही है और सरकार ने ये मुद्दा उठाया है कि भाई बहुत से कानून ऐसे हैं जो कि आज पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गए हैं और ऐसे कानूनों को हटाने की ज़रूरत है, ऐसे में एक ऐसा कानून जो कि 9 साल पुराना कानून है, क्या ये कानून कहाँ अहमियत रखता है? ये कानून आरटीआई एक्ट का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो एक सिटीजन को एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने का, घुसने का रास्ता देता है, उनसे पूछने का हक देता है कि कैसे कार्य पद्धति चल रही है, किस तरह डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या डिसीजन लिए गए थे। तो एक पार्टिसिपेशन भी है और उसके अंदर जाने का रास्ता भी है। तो उससे बहुत कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और वेज को डेवलप करता है। इसमें भागीदारी, शासन और प्रशासन में भागीदारी का हिस्सा भी जो है सिटीजन को देता है। मैं जो अब बड़े सवाल हैं मैं उन पर आना चाहता हूं। बड़ा सवाल ये कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इस कानून को 9 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी इस कानून से जुड़े जो मूल सवाल हैं उन पर अभी भी लोगों को बहस करनी पड़ रही है, आरटीआई एक्टिविस्टों को आवाज़ उठानी पड़ती है और साथ साथ एजिटेशन करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं माइंडसेट नहीं बदला। और इसी संदर्भ में मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला आया था पिछले दिनों वो बहुत चर्चित रहा, विवादित रहा। हालांकि जिस तरह से उस पर उसको लेकर रिएक्शंस हुए, प्रतिक्रियाएं हुई, उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला वो वापस लिया, उसको रेटिफाई किया। लेकिन ये दरअसल ये मामला क्या था और इस पर हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। आम आदमी का हथियार सूचना का अधिकार। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए 2005 में यह कानून अस्तित्व में आया। इस कानून के माध्यम से लोगों में जागरूकता आई, लेकिन यह कानून कई बार मौजूदा स्वरूप के छेड़छाड़ से दो चार हो चुका है। अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया जिससे सूचना का अधिकार से जुड़े लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया।
जुडिशरी ने इतिहास में शायद जो रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट किया, शायद सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा कोई नहीं है. एंड द मद्रास हाई कोर्ट, द वे इट वेंट बैक ऑन इट्स थिंग, टेकिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट, हाउ क्विकली एंड हाउ सून इट डिड इट, वो भी हमें मानना पड़ेगा कि आरटीआई हैज मैनेज्ड टू ब्लेज अ न्यू पाथ इवन विद द जुडिशरी टू करेक्ट थिंग्स. मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले पर डीडी न्यूज पर एक रिपोर्ट और फिर उस पर परिचर्चा का प्रसारण किया गया और इसका असर ये हुआ कि इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट को इस बारे में अपने फैसले को वापस लेना पड़ा. दूरदर्शन ने एक आधे घंटे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें इसके ऊपर पूरी बहस हुई और उस बहस से ये बात निकल कर के आई और बहुत आम हुई कि ये जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बहुत ही गलत था और ये मूल एक्ट के स्पिरिट के ख़िलाफ़ था. तो उसके फ़ौरन ही बाद हाई कोर्ट ने ये अपना फैसला वापस ले लिया. इसी सप्ताह आरटीआई कानून को 9 साल पूरे होने वाले हैं और इस कानून से अक्सर छेड़छाड़ होती रही है. जानने का हक कार्यक्रम आरटीआई को लेकर समय समय पर कई मुद्दों पर बहस करता रहा है. आज इस कानून के माध्यम से आम आदमी अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है. आम आदमी वो सब कुछ जानना चाहता है जिसका वो हकदार है और ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इस कानून के जरूरी तत्वों को बरकरार रखा जाए. सूचना पाने के लिए कारण बताने की कोई जरूरत नहीं. दूरदर्शन की खबर का असर है कि मद्रास हाईकोर्ट ने अपने उस फैसले को बदल दिया जिसमें उसने कहा था कि आरटीआई लगाने से पहले आपको कारण बताना होगा. ये जो फैसला आया था इससे आरटीआई कानून की मूल भावना को ठेस पहुंचता है. संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली. एमएम अंसारी साहब, आपकी मैं प्रतिक्रिया लूंगा. कैसे आप देखते हैं हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद कोर्ट ने इस फैसले को रेटिफाई किया? मद्रास हाई कोर्ट ने वो दो जो पैराग्राफ थे जिसमें यह कहा गया कि आरटीआई एप्लीकेंट को ये बताना होगा कि वो आखिर इन्फॉर्मेशन क्यों लेना चाहता है, उसका क्या पर्पज़ है, क्या तात्पर्य है, तो उस पैराग्राफ को उन्होंने हटा लिया. लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी उन्होंने पूरे डिसीजन को उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है. हाँ. और इसका मतलब ये हुआ कि विड्रॉ न करने की वजह से जो सीआईसी ने जो ऑर्डर दिए थे उसमें एक ख़ास और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ये था कि वहाँ के लॉ ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के सिलसिले में जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी थी वो उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया. जबकि ये बहुत ज़रूरी था कि वो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए वो उन्होंने फिर भी ये छिपा लिया. तो हालांकि उन्होंने इस बात को तो रेक्टिफाई कर लिया कि किसी भी आरटीआई एप्लीकेंट को कारण बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन क्यों लेना चाहते हैं. इस तरह से उन्होंने सेक्शन 6(2) का उन्होंने एक तरह के रिस्पेक्ट दी. लेकिन जो मूल जो क्वेश्चन है, सवाल है कि क्या अपॉइंटमेंट्स के से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए. और ये अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो लॉ ऑफिसर्स का है. तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर सीआईसी के ऑर्डर को उन्होंने रद्द किया है तो मैं समझता हूँ कि ये गलत हुआ है और इस ऑर्डर का पूरा रिव्यू होना चाहिए. पहली बात तो ये. दूसरी बात कि उस ऑर्डर जो हाई कोर्ट के सामने था उसमें सीआईसी के डिसीजन को क्वेश्चन किया. सीआईसी ने भी थोड़ी सी गलती की है. उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट ने ये भी मांगी थी कि जितनी भी उसके पास उसने कंप्लेंट डाली थी, जो आरटीआई एप्लीकेंट है उसने तकरीबन 53 एप्लीकेशंस लगाई थी जी. और वो तमाम को बंचिंग किया था सीआईसी ने और उसके ऊपर डिसीजन दिया था. तो उसने एक आखिर में एक ऐसा आरटीआई एप्लीकेशन लगाया कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो कंप्लेंट्स हैं वो टेबुलर फॉर्म में दिया जाए. तो अगर वो टेबुलर फॉर्म में अगर अवेलेबल है तब तो दिया जा सकता है, अगर नहीं है तो शायद उसको नहीं दिया जा सकता. तो हाँ. इसको सीआईसी ने बिना वेरीफाई किए हुए ये कहा कि टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड कीजिए. तो मैंने ये देखा कि इसमें कहीं ना कहीं तीनों यानी कि एप्लीकेंट से भी कुछ चूक हुई है कि वो बहुत सारी फ्रीक्वेंटली इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, आरटीआई का यूज़ कर रहे हैं और जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें उन तमाम का हवाला दिया है. मैंने कोर्ट डिसीजन पढ़ा है और उसमें देखा कि उससे जाहिर है कि इरिटेंट पैदा हुए हैं इंफॉर्मेशन सीकर में और उसमें भी. मैं इसी बात पे आना चाहूँगा, मैं अंजलि जी इसी बात पे आना चाहूँगा जो मैं इसके कानूनी पहलू पर बाद में आऊँ. लेकिन अंजलि जी, जैसा कि अंसारी साहब कह रहे हैं कि
एक व्यक्ति अगर 53 RTI लगा देता है तो जाहिर तौर पर कोर्ट को भी लगता है कि भाई ये क्या चीज़ है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा हर जगह पे सवाल ये उठाए गए कि भाई फ्रिवलेस लोग लगा देते हैं। शायद CIC को भी लगता है कि कुछ ही चेहरे बार बार पहुंच रहे हैं वहाँ पर सुनवाई में, कुछ ही लोग RTI लगा रहे हैं। तो ये इसको आप कैसे देखती हैं, इसको आप क्या मानेंगी? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत सूचना के अधिकार को एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के रूप में कहा गया था। उसी दबाव में सूचना का अधिकार कानून जब पहली बार आया तो आया भी, और लेकिन अब जब कानून आया है उसके बाद आप बिल्कुल सही आपने बात कही कि एक माइंडसेट अभी बदलाव में ओवरऑल प्रॉब्लम्स है। और अभी उसका एक जो पहलू है वो ये भी होता जा रहा है कि जिस तरीके के ऑर्डर्स आ रहे हैं कोर्ट के, वो भी सूचना के अधिकार के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। जो मद्रास हाई कोर्ट है, इस ऑर्डर के अंदर 2-3 तरीके की चीज़ें हैं। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि आपको कारण बताने हैं कि किस लिए आप सूचना चाहते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा डिसप्रपोर्शनेटली आप समय नहीं और रिसोर्सेज नहीं लगवा सकते सरकार के। पहली चीज़ उन्होंने वापस ले ली, और बहुत मुझे लगता है कि वेलकम बात है कि वापस ले ली गई है, क्योंकि इससे तो ये इंटरप्रिटेशन ही कानून की अगर गलत हो जाती है तो कानून ही किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम देखें तो धारा 8 के तहत कोई भी सूचना मना नहीं करी गई, मतलब लोगों तक वो सूचना होनी चाहिए थी। अब इसके अंदर मामला ये आता है कि उन्होंने कितनी RTIs लगाई। कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कितनी RTIs लगा सकते हैं, बल्कि अगर हम देखें उन्होंने RTIs लगाई थी, उन्होंने कुछ शिकायतें दर्ज करी, शिकायतों पे क्या काम किया गया ये RTI उनको लगा के पूछना पड़ा। आज हमारे देश में इतने साल हो गए देश को आज़ाद हुए, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है यदि कोई नागरिक कहीं जाके शिकायत लगाते हैं तो उनको बताया जाए कि आपकी शिकायत पे क्या हुआ। मुझे लगता है उसके ऊपर एक कानून आने की बहुत सख्त जरूरत है, जो अभी तक आया नहीं है। 2 पहलू हैं। एक पहलू यह है कि एक व्यक्ति 53 या 100 RTI लगा रहा है, एक पहलू यह भी है कि उसको 100 या 53 RTI क्यों लगानी पड़ रही है, उसको शिकायतें क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं है। उसे शिकायत करनी पड़ी, शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हुई, उसे ये तक नहीं बताया गया कि आपकी शिकायत पे क्या एक्शन लिया गया, तो उनको हर एक शिकायत पे एक RTI लगानी पड़ी। मुझे लगता है कि ये पूरा ही ऑर्डर जो है उनको रिव्यू करना चाहिए था। जो उन्होंने धारा 6(2) को रिव्यू किया वो तो बहुत ही जरूरी है, पर बाकी का भी रिव्यू। आप सहमत हैं इस बात से कि इसको पूरी तरह से रिव्यू करना चाहिए? हाँ, कानून में ऐसे प्रावधान है कि अगर किसी जजमेंट में कोई ऐसी गलती है जो रूट में जाती है तो वहाँ पूरा ऑर्डर रिकॉल करना चाहिए और पूरे मैटर को रीओपन करके सुनना चाहिए। इसमें एक छोटा सा रिपेयर किया, जो रिपेयर भी किया गया है वो पैरा 20 और 21 है। इस 30 पैरे के जजमेंट में सिर्फ 2 पैराग्राफ्स को निकाला है, तो इसका मतलब जो ट्रेंड जजमेंट का है, पूरा जजमेंट का वो तो मेंटेन हो गया। बीच में से सिर्फ एक ट्रेन में से बॉगी निकाल दी, बाकी ट्रेन तो पूरी वही चल रही है, वो तो वहीं पहुंचेगी जहाँ पहुंचानी थी, सिर्फ 1-2 बॉगी निकल गई। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं वेयर द error, the mistake goes to the root of the case. Whole case order should be recalled, should be reheard, क्योंकि उसी प्रोस्पेक्टिव में फिर आर्गुमेंट भी होंगी। मेरी ऐसी समझ है कि जुडिशरी में 3-4 प्रॉब्लम्स हमें आ रही है। एक तो RTI एक्ट बिल्कुल नया एक्ट है, कोर्ट के हिसाब से देंगे 200, 400, 600 साल पुराने कानून है, नया कानून है। दूसरा, इसमें जो क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारे वकील लोग हैं वो उतनी डेवलपमेंट नहीं हुआ। देखिए, कोर्ट का जजमेंट कब गलत आता है, सिर्फ जज की गलती से गलत नहीं होता। अगर वकील वहां पर सही तरह से आर्गू करें, दोनों तरफ के वकील होते हैं तो गलती करने से रोकते हैं और एक सही निर्णय तक पहुंचने के लिए जज को मार्ग प्रदर्शन करते हैं। तो हमारे यहाँ 2-3 प्रॉब्लम आ रही हैं। एक तो नया कानून है, दूसरा है कि बार उतनी लॉयर्स उतने डेवलप नहीं हुए RTI के लिए, क्योंकि एक 10 रुपये से RTI शुरू होती है और एक आम आदमी है जो उतनी कोर्ट में जाके फीस नहीं दे सकता। तीसरे, RTI के गलत फैसले, चाहे वो CIC के हों चाहे स्टेट कमीशन के हों, 99% चैलेंज नहीं होते, पूरे डायरेक्टली गलत होते हुए। इसलिए गलत फैसले भी चलते रहते हैं, वो भी एक रुकावट है। और हाई कोर्ट में जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारी हर हाई कोर्ट में एक लीगल एड सोसाइटी है, उसमें एक RTI सेल होना चाहिए और कुछ डेवलपमेंट ऑफ लॉयर्स ऐसी होनी चाहिए कि हम लीगल एड RTI के लिए स्पेशली प्रोवाइड करें, ताकि उन गलत फैसलों को CIC के या और दूसरी कमीशंस के उनको प्रॉपर्ली चैलेंज किया। इसी पर मैं बात करूंगा, इस बात को आगे बढ़ाऊंगा और साथ साथ ये भी कि मूल सवालों पर हमें अभी भी क्यों बहस करनी पड़ रही है। क्या ये कानून बहुत नया है अभी, इसलिए वजह ये है या दूसरी वजह भी है? इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आरटीआई कानून को। देश में लागू हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं और 9 साल बाद भी अगर मद्रास हाई कोर्ट का जिस तरह से फैसला आया उसने एक बार हमको फिर मजबूर किया। जो आरटीआई से जुड़े, इस कानून से जुड़े जो मूल सवाल हैं उस पर आज भी हम बहस कर रहे हैं। अंजलि जी, मूल सवालों पर ही हम उलझे हुए हैं आरटीआई कानून को लेकर, जो शुरू बात है, और साथ साथ मैं उस पर भी टिप्पणी चाहूँगा। जो आर.के. जैन साहब ने एक टिप्पणी करी, उन्होंने कहा कि कोर्ट को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की कि कोर्ट जो है वो वास्तव में उस तरह का है नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। हालांकि बहुत से लोगों को लगता है कि कोर्ट अपनी से जुड़ी जानकारियां उनको आरटीआई के तहत लाने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है अभी भी। सूचना का अधिकार एक ऐसा शस्त्र है जो कि अपने पे जब लगता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और हम अगर देखें तो न्यायपालिका में भी ये है, क्योंकि वैसे न्यायपालिका ने बहुत सूचना के अधिकार का संरक्षण किया है, लेकिन कई जगह पे जहाँ पे उनसे सूचना मांगी गई है, जैसे कि मद्रास हाईकोर्ट के केस में भी जो अभी है, वहाँ पर वो हिचकिचाए हैं। और मुझे एक दो चीज़ें ज़रूर इसमें स्पष्ट करनी है। बहुत बात होती है कि सूचना के अधिकार के कानून का इस्तेमाल लोग जो ज़मीनी स्तर पे सूचना मांग रहे हैं वो कम करते हैं, और उसका शायद गलत, वेक्सेशियस, फ्रिवलस इस तरीके का सूचना का ज़्यादा मांग हो रही है। इसीलिए एक पूरा स्टडी करी गई ये देखने के लिए कि ये धारणा कहाँ से आई है और क्यों ये धारणा बनी हुई है, और इसका क्या, इसके पीछे कुछ तथ्य हैं क्या। और उस शोध के अंदर पूरे देश से 5000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस इकट्ठी करके रैंडमली उनको देखा गया कि कितनी वेक्सेशियस और फ्रिवलस थी वो एप्लीकेशंस, और उसमें से 1% से भी कम ऐसी एप्लीकेशंस मिली जो कि वेक्सेशियस या फ्रिवलस किसी भी रूप में कही जा सकती हैं। तो ये तथ्य जो है, इसके पीछे कोई हमें नहीं नजर आ रहा। 1% की चिंता कर रहे हैं, बाकी 99% पे हमें ज्यादा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि कानून का इस्तेमाल ज्यादा लोग वही कर रहे हैं जिनके मौलिक अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं, या भ्रष्टाचार के कारण या सरकार में अनियमितताओं के कारण। चलिए, आर.के. जैन जी ने एक बात की थी, मैं उस पर आपकी फटाफट रिएक्शन लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भाई 2 डब्बे निकाल दिया लेकिन ट्रेन तो जा रही है। तो आपको लगता है कि इसको चैलेंज करने की जरूरत है मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में? क्या उस पर कुछ आप बताएं? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जो बेसिस था डिसीजन का, उसमें से 2 क्लॉजेस बहुत ज़रूरी वाले उनको हटा दिया गया है। तो जब बेसिस डिसीजन का चेंज होता है उसके बाद फिर पूरे उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने खुद रिव्यू करके, सुओ मोटो रिव्यू करके उन्होंने बेसिस हटाया, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि जो बाकी का भी ऑर्डर है उसको रिव्यू किया जाए। चलिए, 9 साल हुए हैं पूरे और अब 10वां साल शुरू होगा, तो मैं इस बात पर आऊंगा। जाहिर तौर पर अब ये सवाल उठाना चाहेंगे कि भाई 9 साल तो हुए, पर 10 साल 10 का दम दिखाई दे आरटीआई का दम दिखाई दे, उसके लिए क्या करना चाहिए? इन 10 साल में हमने 9 साल में बहुत कुछ सीखा होगा इस कानून से। मैं, आप तीनों लोग ऐसे हैं जो कि इस कानून से बहुत हद तक जुड़े रहे हैं और शुरू से जुड़े रहे हैं। सवाल ये है कि अभी क्या प्रॉब्लम एरियाज हैं आपको लगता है जिनको हमें इस कानून को सशक्त बनाना है, तो उसको जो है हमको देखना चाहिए वो प्रॉब्लम एरिया। एक प्रॉब्लम एरिया जिसको लेकर लगातार लोग बात कर रहे हैं वो ये कि पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है उनका पद खाली पड़ा हुआ है। लोग, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा जो तमाम चीज़ें हैं, सीआईसी की भूमिका को लेकर मुझे याद है कि हमारे कार्यक्रम में आर.के. जैन साहब ने बहुत कुछ वैलिड सवाल उठाए थे कि जो आयोग है, आयोग की कार्यप्रणाली जो है उसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये तमाम जो चीज़ें मैं आपसे चाहूँगा उस पर क्या करना चाहिए 10वें साल में? अंसारी साहब। वेल, एक तो मुद्दा जो आपने अक्सर यहाँ इस फोरम पे ही उठाया है, और वो ये कि जो अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो आरटीआई के स्पिरिट के मुताबिक होनी चाहिए, जिसमें आपने कहा है कि इसमें एमिनेंट पर्सन्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड से संबंध रखते हों। तो अनफॉर्चुनेटली पूरे देश में ऐसा देखा जा रहा है कि वही लोग जो गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं बहुत करीब हैं, सिंपैथाइजर हैं, वो आ जाते हैं। उसकी वजह से जिस तरह के आपको डिसीजंस आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। एक बात, और एक सवाल, हाँ। दूसरी बात ये कि इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फास्ट ये ऑब्सोलीट हो जाता है। तो सीआईसी में आकर के बहुत सारी इंफॉर्मेशन 1 साल या उससे ज़्यादा रुक रही है, उसका कोई फिर मतलब नहीं रह जाता। तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर ये तमाम सीआईसीज में फैसले हो जाने चाहिए। बिल्कुल। जैन साहब, आप क्या मुद्दे उठाने चाहेंगे 10वें साल के लिए? इलेक्शन कमीशन के बारे में
एक सीधी पद्धति है कि रिटायर होने से पहले जब वैकेंसी होती है उससे पहले ही नियुक्ति के लिए तैयारी कर दी जाती है, नियुक्ति हो जाती है। इवन सीवीसी के मामले में भी वो नियुक्ति इन्होंने ऑलरेडी ऑफिशिएटिंग कर दी है। यहाँ हमारे यहाँ तो ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट भी नहीं सीआईसी में किया, अगर रेगुलर नहीं किया कम से कम ऑफिशिएटिंग तो कर देना चाहिए था। तो उससे लगता है कि सरकार की मंशा आरटीआई एक्ट को आगे बढ़ाने की ज़्यादा अभी नहीं लग रही है। तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा होगा नहीं, पर ऐसा दिख रहा, ऐसा लोग सोचते हैं कि ऐसा है, इसलिए सरकार को उसको कोर्स करेक्शन करना चाहिए। अंजलि जी, आपसे आखिरी, आप इससे सहमत हैं? और आपके इसके अलावा आपको क्या लगता है इस 10 साल में सरकार क्या करेगी जिससे इस कानून को मजबूती मिले? जो धारा 4 है सूचना के अधिकार की, उसको सही से लागू करना देश की सरकार का काम है और सबसे बड़ी उनकी ऑब्लिगेशन है। तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार यदि चाहती है कि लोगों को सूचना का अधिकार हो, उन्हें धारा 4 अच्छे से लागू करना चाहिए, जिससे लोगों को बगैर एप्लीकेशन लगाए खुद ब खुद सूचना मिले। सबसे बड़ी समस्या आज दूसरी देश में सूचना के अधिकार के रेजीम में है, वो है हमारे कमीशंस का कामकाज। उसी से जुड़ी बात यह है कि जब केंद्रीय सूचना आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं, वो पहली बार पिछले 9 साल में ऐसा हुआ है कि वो नहीं है, आज की तारीख में नियुक्ति नहीं हुई है, वो तुरंत करने की जरूरत है। तमाम मुद्दे हैं जिन पर इस देश में और देश की सरकार को जो है गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जाए, कैसे आरटीआई कानून को सशक्त बनाया जाए, आम लोगों को सशक्त बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों इस कार्यक्रम में आए और आपने इस कार्यक्रम में चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो हमने आरटीआई कानून के 9 साल और इसके इससे जुड़े बड़े मुद्दों पे, बड़े सवालों पे बात की। इस बीच देश भर में जो कुछ होता रहा वो समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। देश के सबसे पहले जो मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्ला, उनकी फाइल सीआईसी में गायब है। जब एक आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश भत्ता ने आरटीआई डालकर जानना चाहा कि जो वजाहत हबीबुल्ला है 2009 में उन्होंने रिजाइन करके मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त के पद से रिजाइन किया था और वो जम्मू कश्मीर के एक बड़े पद पर तैनात हुए थे, तो उस फाइल की कॉपी चाहिए। उस आरटीआई के जवाब में सीआईसी ने कहा कि वजाहत हबीबुल्ला की फाइल की जो कॉपी है वो फाइल ही नहीं मिल रही है और फाइल ढूंढने में नाकामयाब साबित हुए हैं। वरुण सेवकंद फरीदाबाद के रहने वाले हैं वैसे, लेकिन हरियाणा में जो बिजली घोटाला उजागर किया गया था वो यही वरुण हैं जिन्होंने उजागर किया था, जो हरियाणा का सबसे बड़ा बिजली घोटाला सिद्ध हुआ था। लेकिन अब बिजली निगम उन्हें घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल पलवल में जो स्थित है बिजली निगम के जो EXCN है, उन्हें नोटिस जारी कर कहा है कि 2007-8 में जो उन्होंने पोल के बदलने, लोहे के जो पोल होता है उसे बदलने का जो उनके फर्म द्वारा जो कार्य किया गया था उसमें गड़बड़ी पाई गई है। आखिर ये 6-7 सालों बाद उन्हें आखिर क्यों याद आया है? समय की पाबंदी हर इंसान को अच्छी लगती है, तो क्यों नहीं न्याय पाने और सूचना पाने में पाबंदी बढ़ती जाती है। देश भर के जितने भी आयोग हैं वो हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं। उनकी पेंडेंसी का मामला सबके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। देश भर में अगर हम कुल आयोगों की बात करें तो उसमें 2 लाख से ज़्यादा पेंडेंसी है। असम और मणिपुर के जो आयोग हैं वो तो पिछले 1 साल से बंद पड़े हैं क्योंकि वहाँ पर कोई मुख्य सूचना आयुक्त ही नियुक्त नहीं हुआ है। और अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की खासतौर से बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर आपका कोई आवेदन आयोग में पड़ा है तो मुख्य सूचना आयुक्त तक पहुंचने के लिए उसको 60 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही राजस्थान में आपको 17 साल का इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ऐसे जितने भी प्रदेश हैं इनकी समस्या सबसे ज़्यादा यही है कि वहाँ पर आयुक्तों की नियुक्ति, आयुक्तों की जो संख्या है वो कम है, इसीलिए पेंडेंसी बढ़ रही है। 16वीं लोकसभा में जो सांसद चुन करके आए हैं वो बड़े बड़े होटलों में ठहराए जा रहे हैं, जिनका पर डे का खर्च 6,000 से लेकर के 7,000 रुपये के बीच है। और अगर मंथली देखा जाए तो एक सांसद पर 1,80,000 रुपये से लेकर के 2,10,000 रुपये तक की खर्च बैठ रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है कि जो पहले से लूटियन जोन में सांसद रहते थे, मंत्री रहते थे, वो अब तक बंगला खाली नहीं किए हैं और जो बंगला खाली भी है उसे साफ सफाई का काम चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस तरह के जो खर्च हो रहे हैं वो आम लोगों के जो टैक्स के पैसे हैं उस पर इन्हें रखा जा रहा है। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते और इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है। इसके अलावा आप हमारे ईमेल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है janneKahak@gmail.com। आप हमें चाहें तो हमारे ट्विटर हैंडल से भी जुड़ सकते हैं जो कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर है। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।